गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोगों ने इक्विलिब्रियम यूनिट स्टार्ट की थी, जिसके 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाए 2 लेक्चर को देखें, तभी ये लेक्चर करने का कुछ फायदा है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक रिलेशन पढ़ा था बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से थे अपने? केपी और केसी। इनके बीच में रिलेशन क्या था? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या थे? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। फिर हमने देखा था अगर डेल्टा एनजी 0 के इक्वल है तो केपी किसके बराबर हो जाएगा? केसी के बराबर। इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी। इफ डेल्टा एनजी लेस देन 0 है तो केपी इज लेस देन केसी। आगे इतनी बातें समझ में। आज हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर आपका क्या फर्क पड़ता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन है, इक्वेशन का नेम है बेटा वांट ऑफ इक्वेशन। क्या नेम है? वांट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? लॉगरिथम K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। आगे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगी? डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2.303 R T2 माइनस के T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू में T2। यहां पर डेल्टा H क्या है? डेल्टा H है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। R क्या है? गैस कांस्टेंट। K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज T2। K1 क्या है?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज T1। आगे इतनी बात समझ में। यहां पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जो ये वाली वैल्यू है अपनी T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, ये तो पूरी की पूरी पॉजिटिव आ गई। फिर अगर हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी तो, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बात सिर्फ कौन सी रह गई ये डिसाइड करने वाली कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो आपकी सिर्फ रह गई डेल्टा एच। अब ये डेल्टा एच डिसाइड करेगी कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो बेटा इसको कैसे सोल्व करते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो होती है आपकी पॉजिटिव। इसका मतलब है ये फैक्टर तो पॉजिटिव है ही, ये फैक्टर भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये फैक्टर भी क्या हो गया, पॉजिटिव। log k2 बाई k1 को कैसे लिख सकते हैं, आगे लॉगरिथम प्रेजेंट है, दो कांस्टेंट डिवाइड में है, तो इसको हम लिख सकते हैं log k2 माइनस के log k1, यानी कि लॉगरिथम ऑफ k2 माइनस लॉगरिथम ऑफ k1। ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इज ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव होगी भाई। आगे सोल्व करूं, लॉगरिथम k2 इज इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन लॉगरिथम k1, लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल, k2 इज ग्रेटर देन k1। k2 क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज T2, यानी कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज हो रहा है। कंडीशन क्या है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। इतना डेरिवेशन करने की हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर या फिर एंडोथर्मिक इन नेचर। बताइए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है नेचर में तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। आगे इतनी बात समझ में। नेक्स्ट देखो, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, अगर रिएक्शन है वो नेचर के अंदर कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक, तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब लॉगरिथम k2 माइनस के लॉगरिथम k1 इज लेस देन 0, लॉगरिथम k2 इज लेस देन लॉगरिथम k1, k2 इज लेस देन k1। इसका मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है व्हेन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर।
आगे बात समझ में। अगर रिएक्शन नेचर में एक्सोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड if given reaction is endothermic in nature then value of equilibrium constant increase with increase in temperature। ये दोनों कंडीशन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ है, वो आपसे रिवर्स करके भी पूछ सकता है। यानी कि टेम्परेचर को, क्वेश्चन है आपके सामने, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो और जो रिएक्शन है वो आपकी एक्सोथर्मिक है। बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सोथर्मिक में के की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो आंसर क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज। तो क्वेश्चन कैसे भी रोटेट होके आए आपके सामने, आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, आपके क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है मोड। एक फैक्टर पढ़ लिया हमने टेम्परेचर का, दूसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन। यानी कि आपने रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो कैसे अफेक्ट कर सकता है आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। मान लेते हैं कि एक रिएक्शन ये है, ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू निकाली, बताइए क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लेते हैं इसी रिएक्शन को हमने अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि इसका जो मोड था वो चेंज कर दिया, अब की बार ऐसे कर दिए, रिवर्स कर दिया इसको। तो अब की बार मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश सी है, तो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट कौन, अब की बार ए और बी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। तो इसमें और इसमें आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, इसमें ए बी नीचे है उसमें ऊपर है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी नीचे है, इसमें कंसंट्रेशन सी और डी कहाँ है, ऊपर है, इसमें नीचे है। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो के डैश सी होगा वो रेसिप्रोकल होगा इसका के सी। आ गई बात समझ में। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि आपके पास एक रिएक्शन है SO2 प्लस O2 रिवर्सिबली गिव्स दी SO3। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर दो दूनी 4 और 2 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। अगर मान लिया जाए कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, उसकी वैल्यू है 1/64, मानना है ये हमने, और आपने इस रिएक्शन की निकालनी है। तो देखिए बेटा, ये रिएक्शन जो है नई रिएक्शन, इस रिएक्शन की बिल्कुल रेसिप्रोकल है, तो इसका जो रेट ये मान सकते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश सी है, और वो क्या है 1 में Kc। 1 में Kc की वैल्यू 1 में 64, डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर गया, कितना आ गया 64। यानी कि जो भी वैल्यू दी हुई है
अगर रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार। आगे इतनी बातें समझ में। नेक्स्ट देखिए और क्या इफेक्ट पड़ेंगे। नेक्स्ट मान लो कि अपने पास हैबर प्रोसेस गिवन N2 प्लस में H2 react together reversibly and gives ammonia। इस पूरी की पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक रिएक्शन तो पहले ये है और इसका मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मान लो आपको दी गई है 50, मानना है हमने ये बात। और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि 2N2 प्लस में 6H2 4NH3 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने से पूछा है। वैसे तो ये बात प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन प्रूव करने किसी पेपर में नहीं आती है, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल बेस होते हैं, तो सीधी ट्रिक से ही समझा रहे हैं हम आप लोगों को। किसका कैसी क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर क्या चेंज करने से बनेगा। अगर मल्टीप्लाई किया है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को पावर में लेके जाइए। यहाँ 2 से किया तो यहाँ पावर में क्या आ गया 2। आगे ये बात समझ में। मान लो इसी की जगह मल्टीप्लाई करवाने की बजाय इसको अब तो 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, अगर ये इसी एग्जांपल में इसको 2 से भाग करवा दे फिर क्या होगा। अब किस नंबर से डिवाइड करवाया भाई इसको 1/2 से, तो पावर में अगर मल्टीप्लाई करवा रहे तो मल्टीप्लाई का वाला नंबर जाएगा, अगर डिवाइड करवा रहे तो किस वाला जाएगा डिवाइड वाला। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी इसको 2 से डिवाइड करवाने के बाद 1/2N2 प्लस 3/2H2 रिवर्सिबली गिव NH3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नया आया K डैश सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहले अगर 50 था और 2 से डिवाइड किया है तो पावर में क्या चला जाएगा 1/2। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, यानी कि किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो उस नंबर को पावर में लेके जाओ सीधा, अगर किसी नंबर से डिवाइड करवा रहे हो तो उस नंबर को भी सीधा पावर में लेके जाओ। 2 से डिवाइड किया है तो ऊपर भी पावर को डिवाइड में ही लेके जाना है, मल्टीप्लाई में किया है तो पावर को सीधा मल्टीप्लाई में लेके जाना है। आगे इतनी बातें समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि मान लो ये कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है अपना, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। एक ही रिएक्शन है ये अपने पास, इसकी बजाय मान लो इसी रिएक्शन को मल्टी स्टेप में दिखाया गया है कि ये ए से प्रोडक्ट में कैसे पहुंचा। मान लिया ये ए से पहले बी में गया, फिर बी से सी में गया और फिर सी से किस में गया पी में गया। तो अपने को पहले क्या डायरेक्ट गिवन है ए से पी, लेकिन ये डायरेक्ट हो नहीं रही, पहले बी बन रहा है फिर बी से सी फिर सी से क्या बन रहा है पी बन रहा है। मान लो इसका पूछा है और ये स्टेप गिवन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसके बेस पर। कल हम लोग करेंगे इन्हीं 3 लेक्चर की, 3 लेक्चर हो जाएंगे अपने इक्विलिब्रियम के, इन 3 लेक्चर के ऊपर बेस न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम मान लो भाई K है
पहले स्टेप का K1 है, दूसरे का K2 है, तीसरे का K3 है। तो कंप्लीट का कैसे मिलेगा? K1 इंटू में K2 इंटू में K3। आ गई इतनी बात समझ में? बिल्कुल आसान है। मान लो K1 की वैल्यू गिवन है तुम्हें 4, K2 की वैल्यू गिवन है 3 और K3 की वैल्यू गिवन है 2। तो कैसे सोल्व करोगे K को? 4 गुणा में 3 गुणा में 2, 4 दिए 12, 12 दूनी 24। आ गई इतनी बात समझ में? ये तो था कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके अंदर क्या क्या चेंज आ सकते हैं। हम किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसको पावर में लेके जाइए डायरेक्ट, डिवाइड करवाते हैं तो उसको 1/, में करिए डायरेक्ट। अगर किसी स्टेप को मल्टी स्टेप में कर रहे हैं तो उसके अलग अलग स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग उसको रिवर्स ही कर रहे हो तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिवर्स कर दो, नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमने ये केसी पढ़ा है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, क्या क्या काम आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। और एक इसी का ही दूसरा भाई पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्यूसी। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, कैसी चीजें होगी, वो सब कुछ हम देखेंगे। अब देखिए पहले तो यही देख लेते हैं कि ये क्यूसी क्या है। इसका नाम है बेटा रिएक्शन रिएक्शन क्वोशेंट। ठीक है, रिएक्शन क्वोशेंट इसका नेम है। और रिएक्शन QUOTIENT, ये स्पेलिंग गलत है भाई। रिएक्शन क्वोशेंट नेम है इसका। ये कैसे हेल्प कर सकता है, हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है, बैकवर्ड हो रही है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, इसका केसी के साथ में क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे वो देखिए। मान लेते हैं कि आपको क्यूसी भी निकालना है और आपको केसी भी निकालना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो यही समझ लेते हैं। ये भी एक टाइप का कांस्टेंट है भाई, ये भी एक टाइप का कांस्टेंट है। ये भी इक्विलिब्रियम के अंदर फाइंड आउट किया जाता है, ये भी इक्विलिब्रियम के अंदर फाइंड आउट किया जाता है। डिफरेंस क्या हुआ, कहानी क्या है आखिरकार इन दोनों की? देखिए जो ये केसी है इट इज फाइंड आउट ओनली ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हो। जो ये क्यूसी है ये सदाबहार है भाई, इसको आप किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे आपने रिएक्शन को बिल्कुल स्टार्ट ही क्यों ना किया। ठीक है, यानी कि एट एनी कंसंट्रेशन। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है भाई, एट एनी कंसंट्रेशन। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डाटा ऐसे गिवन है, इन ए रिएक्शन केसी इज 4, केसी की वैल्यू 4 दे रखी है और आपको रिएक्शन भी गिवन है H2 प्लस में I2 रिवर्सिबली गिव्स HI, और तुम्हें कंसंट्रेशन दे रखी है इनकी। कंसंट्रेशन इसकी 2 दे रखी है, इसकी भी 2 दे रखी है और इसकी भी 2 दे रखी है भाई। ठीक है, बताइए जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, कैसे इसको निकालेंगे? तो हमारे पास 2 तरीके हैं, क्यूसी और केसी। ठीक है, दोनों के बीच के रिलेशन को पढ़ के हम इसको निकालेंगे। केसी इसका गिवन है 4 है भाई, क्यूसी निकालो गिवन कंसंट्रेशन से।
केसी और क्यूसी दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, यानी कि जैसे केसी निकलता था वैसे क्यूसी निकलेगा। कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू देयर पावर बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? H2 और I2, इनके आगे 1 1 है तो 1 1 पावर में गई, कुछ फर्क नहीं पड़ना। HI की कितनी कंसंट्रेशन दे रखी? 2, तो 2 गुणा में 2। नीचे इनकी भी क्या दे रखी है? 2 2, आपस में क्या हो गई? कैंसिल आउट। कितना आ गया? 1 आ गया भाई। अब जो अपना केसी है उसकी वैल्यू तो आई 4, जो क्यूसी है उसकी वैल्यू आ गई 1। अब क्या करें, कैसे डिसाइड करेंगे कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? तो इसके जैसे केपी और केसी के बीच में 3 रिलेशन थे, वैसे ही केसी और क्यूसी के बीच में भी बेटा 3 रिलेशन है। वो 3 रिलेशन कौन कौन से हैं? मान लीजिए गिवन कंसंट्रेशन के डाटा से केपी और के ये जो क्यूसी है वो इक्वल आ जाते, तो रिएक्शन होती इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे इस केस में केपी बड़ा है केसी छोटा है। अगर केपी बड़ा है क्यूसी से, सॉरी केपी का तो जिक्र ही नहीं है, केसी का जिक्र है भाई। करो रे इसको इरेज रे। रिलेशन बिटवीन केसी एंड क्यूसी। अगर केसी बड़ा है क्यूसी से तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है। अगर केसी और क्यूसी दोनों इक्वल है तो रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर है। और अगर केसी छोटा है क्यूसी बड़ा है तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो है बेटा बैकवर्ड। तो इस केस में देखिए केसी बड़ा है आपका क्यूसी छोटा है, यानी कि केसी बड़ा है क्यूसी छोटा है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की वो फॉरवर्ड ज्यादा होगी, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आ गया भाई इसका आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं भाई। आ गई बात समझ में सबको? यानी कि रिएक्शन क्वोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये किसी भी कंसंट्रेशन पर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है। क्या फॉर्मूला है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये तीनों का रिलेशन है। अब मान लो कि तुम्हें गिवन ही नहीं है क्यूसी, यानी कि कोई भी कंसंट्रेशन एट एनी टाइम की गिवन ही नहीं है, सिर्फ केसी गिवन है, तो उसके बेस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे कि जो गिवन रिएक्शन है वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है? ठीक है, तो उसके बेस पर देखो बेटा, यानी कि सिर्फ केसी के बेस पर ये फाइंड आउट करना है कि जो गिवन डायरेक्शन है रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है। रिएक्शन डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है सिर्फ केसी के बेस पर। इफ केसी इज ग्रेटर देन 10⁻³ अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से बड़ी है तो जो रिएक्शन है अपनी
वो है बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इफ Kc इज लेस देन 10⁻⁻³ तब जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो है बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर Kc आपका लाई कर रहा है इन द रेंज 10⁻³ टू 10⁻+3, इन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो तुम्हारी एट इक्विलिब्रियम है भाई। आज वाले लेक्चर से कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर, नीट, आईआईटी मेन, बोर्ड, एचबीएससी, सीबीएसई, कौन सा भी, क्वेश्चन 100% है भाई, गारंटी है पूरी। बोर्ड की तो 400% की गारंटी है। 400% मतलब हर एक सेट में एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से। और ऐसे ही कंपटीशन के अंदर 4 सेट आते हैं तुम्हारे बोर्ड में, तो गारंटी हुई 400%। एक क्वेश्चन पक्का है बेटा आज वाले लेक्चर से। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है, डिवाइड कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है, मल्टी स्टेप में कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है। फटाफट से देखिए आज हमने पढ़ा क्या है। आज हमने स्टार्टिंग की थी फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला देखा टेम्परेचर, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करता है भाई, वांट ऑफ इक्वेशन, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, यही है मेन बात, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो अपने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। आगे देखिए, ये एक्सोथर्मिक का केस था जब डेल्टा एच नेगेटिव, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन क्वेश्चन तुम्हें जरूरी नहीं है टेम्परेचर इंक्रीज ही करके पूछे, टेम्परेचर डिक्रीज करके भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन गलत नहीं करना भाई। आगे मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन को अपोजिट कर रहा है जैसे हमने की है तो रिलेशन क्या होगा भाई, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हमने किया भी है। उसके बाद देखिए बेटा कि अगर किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये मल्टीप्लाई करवा रखा है तो वो सीधा किस में चला जाएगा, पावर में। अगर किसी चीज से डिवाइड कराते यानी कि 1/2 किया है तो पावर में भी क्या जाएगा, 1/2 जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि एक रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एक स्टेप में ना होकर मल्टी स्टेप में इसी काम को करवा रहा है भाई। ठीक है, तो इसका रेट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर Kc दे रखा हो और Qc दे रखा हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है या फिर इक्विलिब्रियम है। तो Qc है क्या भाई, Kc की तरह ही निकलता, सिर्फ डिफरेंस इतना है Kc इक्विलिब्रियम के ऊपर निकलता है और जो Qc है वो आपका किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर निकाल सकते हो। ये तीनों के रिलेशन है। अगर Kc बड़ा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, Kc छोटा है Qc से तो बैकवर्ड डायरेक्शन, और दोनों इक्वल टू में है तो रिएक्शन क्या होगी भाई, इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें सिर्फ Kc की वैल्यू गिवन है और बताना है जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है, अगर इससे ज्यादा मिले तो फॉरवर्ड, कम मिले 10⁻³ से तो बैकवर्ड, और भाई अगर इक्विलिब्रियम है तो जो दोनों अपन ने डिसाइडिंग फैक्टर लिए हैं उन फैक्टर के बीच में होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, यहाँ से हर प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर है बेटा। ये तो अपनी जगह ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट अगर मान के चलो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, अब तो आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, लेकिन इक्विलिब्रियम का जहां नाम आए
और वहां पर ली चैटलियर प्रिंसिपल ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, क्या टॉपिक रहेगा अपना नेक्स्ट लेक्चर का? नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक रहेगा अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। एक लेक्चर में पूरे के पूरे ली चैटलियर प्रिंसिपल को कवर कर देंगे। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर दोनों के PYQs लेकर आएंगे। क्या मतलब है PYQ का? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये नहीं कि आपके सिर्फ नॉर्मल PYQs ही आएंगे बेटा, आपके जो PYQs पूछे जाएंगे वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट IIT के। ठीक है, नीट IIT के PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इनको कर लिया तो तुम्हारा BSc एग्रीकल्चर तो अपने आप ही हो जाएगा। BSc एग्री, समझ में आ गई बातें? PYQ सीरीज लेकर आ रहे हैं हम 2-3 लेक्चर के बाद, 2-3 लेक्चर के बाद। ऐसे ही 11th की स्टार्ट कर रखी है हमने। अगर आप स्टूडेंट हो जिसने 11th 12th कर ली है तो वो दोनों सीरीज को एक साथ फॉलो कर सकता है। 12th में हमारे चैनल पर कंप्लीट है जो अभी अभी करवाया है केमिकल काइनेटिक्स, उसकी PYQ सीरीज है। जैसे ही अपने ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ली चैटलियर प्रिंसिपल वाला, उसके बाद करवाएंगे हम PYQs नीट IIT और BSc एग्रीकल्चर के। ठीक है, जो पूछे गए हैं आपके विद डेट विद PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी सभी PYQ की। इनके आप साथ ही साथ नोट्स वगैरह बना सकते हो। और बेटा तैयार रहिएगा PYQ की प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पर आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो, परख सकते हो। अगर आपको गिवन इंफॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो आप चैनल को लाइक शेयर अपने मन से कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।